बेटा याद रखिएगा, जब भी एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट ई पर ln आए तो ये ई और ln एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, एंटी होते हैं। तो ये ई से ln वैसे ही कैंसिल हो जाता है और सिर्फ बच जाएगा एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4/4। ठीक है। अब ये पार्ट नंबर 6 में कह रहा है 1 + tan स्क्वायर एक्स। बेटा 1 + tan स्क्वायर थीटा हमेशा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो 1 + tan स्क्वायर एक्स बराबर हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है वो tan x के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रल tan x हो जाएगा। अब आते हैं अगले MCQ की तरफ, जो कि है MCQ नंबर 8। बेटा इसमें कह रहा है 2e की पावर x डिवाइडेड बाय 1 + e की पावर x। बेटा इस 2 कांस्टेंट को इंटीग्रल से अलग कर लिया। अब मुझे बताओ, नीचे वाली पूरी ब्रैकेट की पावर 1 है तो उसको ऊपर भेज नहीं सकता। अगर इसको ऊपर भेजेंगे तो उसकी पावर -1 हो जाएगी, तो हम इंटीग्रेट नहीं करवा पाएंगे। तो जब किसी पूरे बेस की पावर 1 हो, उसको आप ऊपर ना भेज सकें पावर 1 होने की वजह से, तो आप इस दोनों टर्म्स का डेरिवेटिव ऊपर देखें है कि नहीं। तो 1 का डेरिवेटिव 0, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। तो चूँकि नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर गिवन है तो नीचे वाले फंक्शन के साथ log लगा दिया। ये 2 जैसे लिखा हुआ था वैसे ही लिख दिया। बेटा अगर MCQ में ऑप्शन यही गिवन हो तो यही छोड़ दीजिएगा, वरना यहाँ पर क्या किया, प्रॉपर्टी रिवर्स कर दी है। b log a ये बराबर ही होता है log a की पावर b के, यानी log से पहले जो भी नंबर होता है वो हमेशा पावर में चला जाता है। तो आंसर ये भी ठीक है, आंसर ये भी ठीक है, डिपेंड्स कि आपको ऑप्शन में आंसर क्या दिया जाता है। बेटा अगला MCQ है, कह रहा है e की पावर x + 3 ln x डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। बेटा e की पावर में 2 टर्म्स आ रही हैं, दरमियान में प्लस है। तो आपको पता है कि अगर मैं e की पावर में 2 टर्म्स को ब्रेक करना चाहूँ तो e की पावर x अलग कर लेंगे, मल्टीप्लाइड बाई e की पावर 3 ln x अलग कर लेंगे, क्योंकि जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड होती हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो अगर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करवा भी दोगे तो वापस ऊपर वाली चीज़ आ जाएगी। अब क्या किया हमने, e की पावर 3 ln x में बेटा प्रॉपर्टी रिवर्स करवा दी। b log a का मतलब बन गया log a की पावर b। अब जब ये log a की पावर b बन गया तो अगेन e से ln कैंसिल हो गया, सिर्फ आपके पास बच गया एक्स क्यूब। ठीक है। अब ऊपर वाले एक्स क्यूब से नीचे वाला एक्स क्यूब भी कैंसिल हो गया, सिर्फ बच गया e की पावर x। तो e की पावर x का इंटीग्रल इटसेल्फ e की पावर x ही होता है। तो आखिर में लिख दिया e की पावर x + c। अरे यस। MCQ नंबर 10 में कह रहा है log ऑफ e की पावर x मल्टीप्लाइड बाई e की पावर sin x। बेटा सबसे पहले तो इन दोनों के बेसिस सेम है तो दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, दोनों की पावर्स ऐड हो गई। जैसे ही दोनों की पावर्स ऐड हो गई तो यहाँ log की प्रॉपर्टी खोली है इंटीग्रेट करवाने से पहले, log a की पावर b। तो जवाब होता है b log a। अगेन बेटा ln e जो होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ब्रैकेट सिर्फ बच गई x + sin x। अब आपने इंटीग्रल x पे अलग अप्लाई कर दिया, इंटीग्रल sin x पे अलग अप्लाई कर दिया। तो बेटा x कैसे इंटीग्रेट होगा, वही x की पावर में 1 ऐड करवा के नई पावर से डिवाइड, और sin x का जो इंटीग्रल होगा वो -cos x + c। ये रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है। चलिए बेटा पढ़ते हैं MCQ नंबर 11 की तरफ। इसमें कह रहा है बेटा 1 डिवाइडेड बाय 1/x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x² - 1 डिवाइडेड बाय कोसेक इन्वर्स x। बेटे याद रखिएगा कोसेक इन्वर्स x का जो डेरिवेटिव होता है ना वो पूरा ऊपर गिवन है, सिर्फ माइनस की कमी है यहाँ पर। तो नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई भी और माइनस से डिवाइड भी करवा दिया। अब ये जो 1/-1 है इसको तो सिंपल लिख दिया -1, क्योंकि 1 को -1 से डिवाइड करवाएंगे तो -1 ही आएगा। और बेटा कोसेक इन्वर्स x का डेरिवेटिव चूँकि ऊपर गिवन है तो अगले स्टेप में हमने क्या किया, नीचे वाले फंक्शन के साथ log लगा दिया। अब आंसर बेटा यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या ये इस पर प्रॉपर्टी अगर रिवर्स करोगे b log a तो ये बन जाएगी प्रॉपर्टी log a की पावर b + c। ये रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा MCQ नंबर 12 में कह रहा है इफ़ f ऑफ x इज़ एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x देन, मतलब कह रहा है बेटा अगर f ऑफ x को इंटीग्रेट करवाते हैं जिस पर लिमिट गिवन है a से लेके b, वो कह रहा है इस f ऑफ x का जो एंटी डेरिवेटिव आएगा वो f ऑफ x आएगा, कैपिटल F ऑफ x आएगा। तो हमने f ऑफ x का एंटी डेरिवेटिव लिख दिया इनके कहने पर f ऑफ x। लेकिन जब बेटा f ऑफ x इंटीग्रेट होके बन जाएगा f ऑफ x, कैपिटल F ऑफ x, तो फिर इस पर लिमिट भी तो जाएगी, वही लिमिट लोअर लिमिट से अपर लिमिट। और लिमिट कैसे अप्लाई होती है बेटा, पहले इस x की जगह अपर लिमिट आएगी, फिर माइनस का साइन आता है, फिर इसी x की जगह लोअर लिमिट आ जाएगी। तो फाइनल आंसर बन जाएगा f ऑफ b - f ऑफ a। ठीक है। अच्छा MCQ नंबर 13 में कह रहा है इंटीग्रेट करवाएं -50 से लेके +50 x³ + x। बेटा ये बात याद रखिएगा, जब भी कभी आपको कोई लिमिट गिवन हो ना -50 से लेके +50 या -2 से लेके +2 या -1 से लेके +1, तो इसको सॉल्व करने से पहले हम ये देखते हैं कि ये जो फंक्शन है ना अंदर वाला, ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है।
अगर ये फंक्शन ऑड होता है ना बेटा, तो इसका डायरेक्ट आंसर 0 लिख देंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब इंटीग्रेट नहीं करवाएंगे। तो हमने क्या किया, पहले रफ वर्क में x³ + x लिखा। अब इसको चेक करना है कि इवन या ऑड है। तो आपको याद है फर्स्ट ईयर में पूरा आप टॉपिक पढ़ चुके हैं किस तरह से इवन ऑड चेक करते थे, कि जितने भी x आते थे उन सबको -x से रिप्लेस करवा देते थे। तो हमने इन दोनों x को रिप्लेस करवा दिया -x से। सॉल्व करने पर ये बन गया -x³, ये बन गया माइनस प्लस माइनस x। दोनों में से बेटा माइनस साइन कॉमन लिया, तो ज़रा चेक करो, माइनस साइन कॉमन निकाल के पूरा आंसर वही आ गया जो ओरिजिनल सवाल था। तो अगर आप याद करें तो बेटा हम पढ़ते थे कि अगर x की जगह -x रिप्लेस करने पर जवाब पूरा वही आए जो ओरिजिनल सवाल था, लेकिन माइनस में आ जाए, तो ये फंक्शन हमेशा ऑड होता है। तो आप ज़रा ध्यान से देखें, x को -x से रिप्लेस करवाने पर आंसर वही आ रहा है लेकिन माइनस साइन के साथ, तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑड है। और जब भी फंक्शन ऑड होगा तो जब भी ऐसी लिमिट्स दी जाएंगी तो उसका आंसर डायरेक्ट 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ चेक कर लो बेटा, अब ये साइन की पावर 9x दे रहा है, कॉस की पावर 11 दे रहा है। बेटा अगर मैं इसमें x को रिप्लेस -x से करवा भी दूँ तो जवाब आपको पता है अच्छी तरह से कि साइन ऑफ -x जो होता है वो दरअसल -sin x के बराबर होता है। और अगर इस पर पावर ऑड लगा भी दें, यानी 9 ऑड पावर है, तो इसका जवाब स्टिल माइनस में रहेगा। और अगर इसका जवाब बेटा पूरा जवाब इसी का सेम आता लेकिन माइनस में आ जाता, तो ये फंक्शन ऑड बन जाएगा।